students, I hope you're all doing fine. This is Zinia here with another video from STEM International और हिस्ट्री बुक 7 के यूनिट नंबर 3 का जो है उसमें हम लास्ट ऐसी डायनेस्टी को पढ़ने जा रहे हैं जिसको ओल्ड मैन ऑफ यूरोप भी कहा जाता था. वो एक्चुअल डायनेस्टी है क्या, आइए देखते हैं. Alright guys, in this particular video हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं with another dynasty that followed the Safavid dynasty and that is the Ottoman dynasty. अब हम देख रहे हैं कि सफाविद का जो बेसिक डिक्लाइन था उसके अंदर ऑटोमन एम्पायर का भी हाथ था, राइट. तो ऑटोमन एम्पायर एक्चुअली में क्या थे, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लास्टिंग एम्पायर्स इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज या फिर इस्लामिक एम्पायर्स. ये एक ऐसा एम्पायर था जो कि इस्लाम से इंस्पायर्ड भी था, सस्टेन्ड भी था. यहाँ पे इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस भी बन रहे थे और इसने ये वो पावरफुल डायनेस्टी थी जिसने बाइजेंटाइन एम्पायर को कम्प्लीटली एज अ मेजर पावर ख़त्म कर दिया था इन द ईस्टर्न मेडिट्रेनियन. ऑटोमन एम्पायर अपनी हाइट तक पहुंच जाता है सुलेमान द मैग्निफिसेंट की रूल के अंडर. और सुलेमान द मैग्निफिसेंट जो है वो उन्होंने रूल किया एम्पायर को 1520 से लेकर 1566 तक और इतना एक्सपैंड कर दिया कि उसका एक्सपेंस जो है वो बाल्कन्स और हंगरी तक पहुंच गया, बल्कि उससे आगे वियना के गेट्स तक पहुंच गया. ये एम्पायर का सारा जो मतलब पूरा का पूरा एरिया था. और उसी के साथ हम देखते हैं कि द एम्पायर ऑल्सो बिगिन टू डिक्लाइन after being defeated at the Battle of Lepanto in 1571 और further decline होता गया अपनी next centuries में. तो this was effectively finished off by the First World War and the Balkan Wars. फिर First World War में जो है वो Ottoman dynasty बिल्कुल ही ख़त्म होती हुई हमें नज़र आ जाती है. However इसका social structure भी है, कुछ economic problems भी थी इसके पीछे. अब we are gonna dive into that. Alright students, so we were talking about the Ottoman dynasty. Ottoman dynasty का social structure एक दफ़ा देख लेते हैं. Istanbul basically it becomes a political as well as a military capital for the dynasty itself. सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रेट ट्रेड नहीं यहाँ पे चल रही, बल्कि यहाँ से जो है वो ट्रेड के साथ साथ देयर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो रही है. ट्रेड किस किस के साथ हो रही है? ट्रेड जो है वो लेटर जो ऑटोमन कॉन्क्वेस्ट हैं उसके थ्रू वेरियस इम्पॉर्टेंट जो आपके इर्द गिर्द के एरियाज़ थे उन सब के साथ हो रही थी. मुस्लिम और नॉन मुस्लिम डिड नॉट मैटर. उसके अलावा जो है एक और इम्पॉर्टेंट सिटी जो है वो बन जाता है इस्तांबुल के साथ साथ आपके ऑटोमन डायनेस्टी का, दैट इज़ बर्सा. बर्सा जो है वो सिल्क ट्रेड का स्पेशली सेंटर क्रिएट हो जाता है. इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो द एम्पायर बेसिकली also owed much to Mehmet's policy of increasing the number of traders and artisans in the empire. पहले तो उसने encourage किया merchants को कि वो इस्तांबुल आए. इस्तांबुल आके उनको forcibly resettle करवाया captured territories से जिस तरह से खफा है वहाँ से उठा के उनको जो है वो इस्तांबुल लेकर आया गया. और फिर ऑल्सो ही इनकरेज ज्यूइश ट्रेडर्स यूरोप से जो थे कि वो इस्तांबुल माइग्रेट करें और अपना वहाँ पे बिज़नेस जो है वो सेटअप करें. लेटर रूलर्स जितने आए उन्होंने भी महमद की यही पॉलिसी जो है उसको आगे बढ़ाया. ऑटोमन का डिक्लाइन आ जाता है. ऑटोमन का डिक्लाइन बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से ही आता है मोस्टली. और दिस वाज स्टिल अबाउट 1683 के जहाँ पे डिक्लाइन कंप्लीट हो जाता है. सेकंड और लास्ट अटेम्प्ट जो है वो यहाँ पे की जाती है वियना को कॉन्कर करने की, लेकिन ऑटोमन डायनेस्टी फेल हो गई यहाँ. और without the conquest of Europe as well as the acquisition of significant new wealth, the empire itself lost the momentum, no matter कितनी policy strong थी. इसमें क्या क्या factors बनते हैं economically उसको देख लेते हैं. नंबर 1, एक तो trade में competition बढ़ता जा रहा है coming from America. दूसरी चीज़ जो है चीप प्रोडक्ट्स की कंपटीशन भी बढ़ गया कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड द फार ईस्ट रीजन्स. तीसरी चीज़ के और ट्रेड रूट्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, तो मेजर ट्रेड रूट अब ऑटोमन एम्पायर के थ्रू नहीं रहा. और फोर्थ इज़ के अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी विद इन द एम्पायर क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो वहाँ पे नहीं थी. उसके अलावा एक रीज़न ये बनी कि सेंट्रल कंट्रोल वीक होता गया. जितना पॉलिसी डाइवर्सिटी जो है वो कम होती गई. फिर उसके बाद सुल्तान्स देमसेल्व्स जो थे वो लेस इफेक्टिव होते गए वन आफ्टर अनदर, और उसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेग्रिटी थी एम्पायर की वो भी लूज़ होती जा रही थी. पब्लिक ओपिनियन को इतनी जगह नहीं दे रहे थे सुल्तान्स. पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू कि आपने अपने डायनेस्टी को जो है वो सस्टेन करके रखना है. इनकॉम्पिटेंट सुल्तान्स जो हैं 17th से 18th सेंचुरी तक वो भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे इशू बन जाते हैं.
اپیرنٹلی ان ساری چیزوں کی وجہ سے سلطان جو تھے وہ they were more spending more years in prison کیونکہ ان کی پالیسیز اچھی نہیں تھیں یا ان کی ٹریننگ فار ایبسولوٹ پاور جو ہے وہ صحیح نہیں ہو پائی تھی and all that. تو the empire then officially ends on 1st November 1922 اور یہاں پہ آٹومن سلطنت ختم ہو جاتی ہے اور ٹرکی کو ایز اے ریپبلک این انڈیپینڈنٹ ریپبلک ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. آٹومن کیلیفٹ however اس کو ایز این انسٹیٹیوشن ضرور کنٹینیو کرنے دیتے ہیں لیکن اس کی اتھارٹی گریٹلی ریڈیوس ہو گئی ہے اینڈ دیٹ ٹو ریڈیوس ہوتے 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 3 مارچ 1924 تک کمپلیٹلی ختم ہو گئی اینڈ دس واز اباؤٹ دی آٹومن ڈائنیسٹی. جی تو وہ ڈائنیسٹی جس کا ہم نے شروع میں بھی کیا ذکر اور ابھی ہم اس کا پڑھ کے بالکل ختم بھی کر چکے ہیں. دیٹ از ناٹ نون ایز اے ڈائنیسٹی بٹ از نون ایز دی آٹومن امپائر which was also very frankly called as the old man of Europe. اور اس کا ڈکلائن کس طرح سے ہوتا ہے, پھر ورلڈ وار کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈوانسمنٹس کی دنیا میں جو پچھلے طریقہ کار آ رہے تھے مسلمانوں کے ٹو مے بی رول اے پرٹیکولر ایریا وہ کس طرح سے فیل ہو رہے تھے اینڈ دیر واز اے ویری مچ پرٹیننٹ نیڈ کہ کس طرح مسلمان بھی اپنی ہی گورننس اسٹرکچرس کو آگے ایڈوانس کر لیتے. سو یا دس واز آل اباؤٹ دی آٹومن امپائر, آل اباؤٹ آل دا ڈائنیسٹیز جو کہ ہم نے دیکھا یورپ میں بھی بنی اور ایشیا میں بھی بنی. اینڈ ان دا نیکسٹ ویڈیو وی آر گونا ڈراپ انٹو دی کانسیپٹ آف کروسیڈز. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.